नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल वो विजन ऑनलाइन क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त चल रही होगी बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए। चलिए, आज का भी प्रैक्टिस सेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आए हैं। इसके पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। बिहार डीएलएड के नाम से बनकर प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं हिंदी का बिहार डीएलएड के लिए। तो चलिए पढ़ेंगे वहीं जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। हम वही पढ़ा रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली हम 7:30 बजे एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं विजन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी मुंह फुलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो एक ऑप्शन है ऑपरेशन होना, कि सूजन होना, कि मुंह सुजाना, कि मुंह में हवा भर जाना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। मस्ट भी क्वेश्चन है, मुंह फुलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो चलिए, मुंह फुलाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑपरेशन होना, यानी नाखुश होना। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, नाखुश होना। तो ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। यानी इसमें जो त्रुटि है उसको आपको बताना है, किसमें त्रुटि है। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो एक ऑप्शन है और प्रसिद्ध, कि सबसे पुरानी, कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कि हमारे प्रदेश का। इसमें आपको त्रुटि बताना है, कहाँ पे त्रुटि है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल करिए आप लोग फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सबसे पुरानी हो जाए। इसमें क्या है, सबसे पुरानी त्रुटि है। यानी अगर सही पूछा जाएगा तो सबसे पुराना हो जाएगा। सही शब्द क्या हो जाएगा, सबसे पुराना सही हो जाएगा। यानी पुरानी यहाँ लिखा है, एक गलत है। सही पूछा जाएगा तो सबसे पुराना सही हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट त्रुटि वाला कौन है, तो वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। त्रुटि वाला शब्द कौन सा है, तो सबसे पुरानी हो। अगर सही पूछ देगा तो सबसे पुराना हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा। सबसे पुरानी त्रुटि है, सही पूछा जाएगा तो सबसे पुराना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, किस लेखक लेखिका को उसकी केवल एक ही रचना ने उसे हिंदी कथा साहित्य के इतिहास में अमर कर दिया। तो किस लेखक लेखिका को उसकी केवल एक ही रचना, यानी कौन सी ऐसी रचना थी जिसे उसने हिंदी कथा साहित्य के इतिहास में अमर कर दिया। तो आपका ऑप्शन है अमृता प्रीतम, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कि देवकी नंदन खत्री, कि विष्णु शर्मा। तो किस लेखक का नाम को आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। वह कौन सा साहित्य था, तो उसने कहा था इस साहित्य के बदौलत हिंदी साहित्य में चंद्र शर्मा गुलेरी ने अमर कर दिया। यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। वी इज करेक्ट हो जाएगा। साहित्य का नाम क्या था, तो उसने कहा था। इसका लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, आजन्म में कौन सा समास है। तो आजन्म में कौन सा समास है। ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, कि तत्पुरुष समास, कि द्वंद्व समास, कि बहुव्रीहि समास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल लगाइए आप लोग फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर
ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है तुलसी कृत में कौन सा समास है। तो तुलसी कृत में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व की बहुब्रीहि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल करिए आप लोग फटाफट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली 7:30 बजे वीडियो देखने के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट बिहार डीएलएड के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो तुलसीकृत में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है निम्नलिखित में से मेघ का पर्यायवाची इंगित करें, यानी मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन है जलज, कोकोनद, पयोद कि ये सभी। मेघ का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, क्या होगा मेघ का पर्यायवाची शब्द। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पयोद हो जाएगा। मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो पयोद हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। मेघ का पर्यायवाची शब्द अगर और पूछ दें तो क्या क्या हो सकता है लिख लीजिएगा। घन भी बोला जाता है, घन भी बोला जाता है, लिखिएगा घन। और लिख लीजिएगा घन, उसके बाद निर्धर, पयोद, अम्बुद, पयोधर इत्यादि हो सकता है। बादल भी मेघ का पर्यायवाची शब्द है, बादल भी हो सकता है। जलधर भी हो जाएगा, जलधर भी हो जाएगा, जलधर। और बता दे दो निर्धर भी हो जाएगा, निर्धर भी हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। अब पयोधर भी हो जाएगा, पयोधर। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा पयोद हो जाएगा, यानी सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। मेघ का पर्यायवाची शब्द पूछ देंगे तो घन, जल, निर्धर, जलधर ये सभी मेघ का पर्यायवाची शब्द है, यानी इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ मैं किस संबंधित अशुद्धि है। आपको अशुद्धि निकालना है, किस प्रकार का अशुद्धि है। मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ मैं किस संबंधी अशुद्धि है। तो लिंग संबंधी कि वचन संबंधी कि विशेषण संबंधी कि कारक संबंधी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कारक संबंधी अशुद्धि है। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ हो सकता है, यहाँ शुद्ध रूप हो सकता है मैं कुछ से कुछ लिख दिया हूँ, कुछ से कुछ लिख दिया हूँ। शुद्ध शब्द पूछ देगा तो क्या हो जाएगा मैं कुछ से कुछ लिख दिया हूँ, ये शुद्ध हो जाएगा, यानी डी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है पाप काटना मुहावरे का अर्थ है। तो पाप काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है पीछा छुटाना कि प्रायश्चित करना कि निपटारा होना कि सुख मिलना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल का, ये मस्ट भी क्वेश्चन है। पाप काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पीछा छुटाना हो जाएगा। पाप काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? पीछा छुटाना हो जाएगा। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कनक कनक ते 100 गुनी मत कता अधिकाय ए खाए बौराए नर वे पाए बौराए में कौन सा अलंकार है? मस्ट भी क्वेश्चन। कनक कनक ते 100 गुनी मत कता अधिकाय ए खाए बौराए नर वे पाए बौराए में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन है अनुप्रास, श्लेष, यमक की अनुक्ति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल करिए आप लोग फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर
सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी यमक अलंकार हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यमक अलंकार को आपको पहचानना है तो यहाँ ओनली आपको देखना है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह को देखना है। अगर जहाँ भी योजक चिन्ह हो जाएगा, सा सी नहीं रहा, इस शब्द में सा सी नहीं होना चाहिए, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यमक अलंकार हो जाएगा। खाली ओनली योजक चिन्ह लग जाए, सा सी नहीं हो, उसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यमक अलंकार हो जाएगा, यानी सी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, रामचरितमानस के प्रसंग कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी डैश में कौन सा रस है। तो रामचरितमानस के प्रसंग कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी डैश में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन है वात्सल्य, भक्ति, श्रृंगार की कौतूहल, कौतूहल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल कराइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी श्रृंगार रस हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं, हाथ दी गई पंक्ति के रचयिता का नाम चुनिए। तो मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं, हाथ, इस दी गई पंक्ति के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन है दादू दयाल, कबीरदास, रैदास की सुंदर दास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल किया आप लोग फटाफट। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 7:30 बजे हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए, जो एग्जाम में छपने वाला ही प्रश्न हम डेली लेकर आते हैं। पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कबीरदास का ये रचना है, वो भी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, वैर क्रोध का आचार या मुराबा है। वैर क्रोध का आचार या मुराबा है, दी गई पंक्ति के रचयिता का नाम चुनिए। तो वैर क्रोध का आचार या मुराबा है, इस पंक्ति को किसने लिखे हैं। तो आपका ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुक्तिबोध, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल का ये मस्ट भी वे क्वेश्चन है, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, इस पंक्ति को किसने लिखे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पंक्ति को लिखे हैं। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यानी सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पंक्ति को लिखे हैं, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, पट योजक चिन्ह पित मानहु तड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावर काव्य पंक्ति में अलंकार है। तो पट योजक चिन्ह है, पित मानहु तड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सुतारव, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा की उदाहरण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी उपमा अलंकार हो जाएगा। आपको बताए थे कि यमक अलंकार कब होगा, जब पट पित या ओजक चिन्ह होगा, उसमें सा सी मानहु तनहु नहीं होगा, उसमें क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अगर यही योजक चिन्ह के साथ साथ मानहु रहेगा तो उसमें उपमा अलंकार हो जाएगा, यानी ए इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, सुन सिया सत्य असीम हमारी, सुन सिया सत्य असीम हमारी, पूजही मन कामना तुम्हारी, उपयुक्त छंद किस प्रकार का है। तो सुन सिया सत्य आशीष हमारी,
अब पूजा ही मन कामना तुम्हारी, इसमें किस प्रकार का छंद है? तो ऑप्शन है चौपाई, दोहा, कि सोरठा, कि बैरवे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल करिए आप लोग फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी चौपाई हो जाएगा। ए इजे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है वाम अंग शिव शोभित, वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार शरद सुवारिद में जनु तड़ित विहार, उपयोग छंद किस प्रकार का है? तो वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार शरद सुवारिद में जनु तड़ित विहार। तो इसमें आपको छंद बताना है किस प्रकार का छंद है। तो आपका ऑप्शन है बैरवे, रोला, कि घाना छड़ी, कि सवैया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कैंसिल करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी वो वैरवे हो जाएगा। वैरवे छंद है, ए इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है किलक अरे मैं ने निहारू, किलक अरे मैं ने निहारू इन दांतों पर मोती वारू, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो किलक अरे मैंने ने निहारू इन दांतों पर मोती वारू, इसमें आपको रस बताना है कौन सा रस है। तो आपका ऑप्शन है हास्य रस, कि वात्सल्य, कि शांत, कि वीर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी वात्सल्य रस हो जाएगा। वी इजे करेक्ट हो जाएगा, मस्ट जवाब क्या हो जाएगा? वो वी इजे करेक्ट, वात्सल्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछ रहा है? तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, इसमें आपको अलंकार बताना है। तो क्वेश्चन है रूपक, सलेश, उपमा, कि यमक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी यमक अलंकार हो जाएगा। डी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? आपका ऑप्शन है उल्लेख, उपमा, रूपक, कि अतिशयोक्ति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कैंसिल लगाइए आप लोग फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी उल्लेख अलंकार हो जाएगा। तो नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो उल्लेख अलंकार, ए इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन से एक व्यंग्य लेखक हैं? तो इसमें कौन ऐसे लेखक हैं जो व्यंग्य लेखक हैं? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, की विद्या निवास मिश्र, की श्याम सुंदर दास, की हरिशंकर परसाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी हरिशंकर परसाई हो जाएगा। डी इजे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है जम्पू किसे कहा जाता है? चंपू किसे कहा जाता है? चंपू किसे कहा जाता है?
तो क्वेश्चन है गद्य रचनाओं को कि पद रचनाओं को कि गद्य पद मिश्रित रचनाओं को कि इनमें से कोई नहीं। तो चंपू किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी गद्य पद मिश्रित रचनाओं को क्या कहा जाता है, तो चंपू कहा जाता है। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है द्रुत विलंबित और मालिनी छंद किस प्रकार का है। तो द्रुत विलंबित और मालिनी छंद किस प्रकार का है। आपका ऑप्शन है वाणिक, समवृत, वार्णिक छंद कि मात्रिक छंद कि मुक्त छंद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी वार्णिक समवृत हो जाएगा। ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है दोहा किस प्रकार का छंद है। तो दोहा किस प्रकार का छंद है। आपका ऑप्शन है विषम, सम कि अर्ध सम कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कैंसिल आइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अर्ध सम है। दोहा किस प्रकार का छंद है, तो अर्ध सम हो जाएगा। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है उसका भाई व्यापारी है। उपयुक्त वाक्य में विधेय है। तो उसका भाई व्यापारी है, इसमें आपको इस वाक्य में आपको बताना है विधेय क्या है। तो उसका कि भाई कि व्यापारी की है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कैंसिल करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी व्यापारी क्या हो जाएगा, तो विधेय हो जाएगा। आगे उद्देश्य पूछ देंगे तो भाई क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। उद्देश्य, अगर उद्देश्य पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा। विधेय पूछ दिया जाएगा तो व्यापारी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा सी इज करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, अगर उद्देश्य इसी में पूछ दिया जाएगा तो भाई हो जाएगा, अगर विधेय पूछ दिया है तो व्यापारी हो जाएगा, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है अबला जीवन हाय, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अंचल में है दूध और आँखों में पानी, प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति है। तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अंचल में है दूध और आँखों में पानी, प्रस्तुत कविता में आपको शब्द शक्ति बताना है। इसमें शब्द शक्ति क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन है अभिधा, व्यंजना, लक्षणा कि तीनों में से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी व्यंजना हो जाएगा। वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, यानी आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। सामाजिक शब्द में प्रत्यय है। तो सामाजिक शब्द में आपको प्रत्यय बताना है क्या होगा। तो आपको पहले बता देते हैं कि प्रत्यय कहाँ लगता है। तो प्रत्यय लगता है शब्द के बाद में। प्रत्यय कहाँ लगता है, तो शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है। और उपसर्ग पूछ देगा तो कहाँ लगता है, तो शब्द के पहले लगता है। शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग पूछ दिया जाए तो शब्द के पहले, अब प्रत्यय पूछ दिया जाएगा तो शब्द के बाद में लगता है। तो इसमें आपको बताना है सामाजिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा। तो आपका ऑप्शन है इक, की, जी, कि इनमें से कोई नहीं। आप पहले बोलिए सामाजिक, इक आ रहा है, सामाजिक इक। तो इसमें क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब, तो ए इज करेक्ट हो जाएगा। यानी आप बोल कर देखिए सामाजिक इक आ रहा है तो इक प्रत्यय हो जाएगा, इसमें इक प्रत्यय हो जाएगा। सामाजिक में ए इज करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यय कहाँ लगता है, तो शब्द के बाद में। तो आप बोलिएगा सामाजिक इक आ रहा है तो इक प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय उपसर्ग कहाँ लगता है, तो शब्द के पहले लगता है।